तो चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 10 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो मैं उम्मीद करूँगा आपने मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस देखी होगी। तो मैं भी आपको ये पूरा चैप्टर 1 वीडियो में करवाऊँगा, कंप्लीट करा के दूंगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है तो मेरे साथ बनाए रखना। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाए। तो आपने देखा था जैसे प्लानिंग में हमारे सब प्लान्स बन गए, कौन क्या काम करना है, काम का होगा कैसे। तो ऑर्गेनाइजिंग होता है कि वही काम को ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, रिलेशनशिप बनाना कि कौन काम क्या कौन कौन कैसे कैसे करेगा। इसमें क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, उसको कोऑर्डिनेट करना, रिसोर्सेज बनाना और दोनों को इंटीग्रेट कर देना ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो जॉब्स डिफाइन करना और रिलेशनशिप बनाना उसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। अब देखते हैं इसके स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई और डिवाइड करो वर्क क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप होगा कि जितना भी जो भी तुम्हारा काम है वो काम देखो क्या क्या है, प्लान्स क्या क्या है, डिवाइड कर दो। फिर डिपार्टमेंट्स बना दो उसके। जो भी आपने प्लान्स बनाया उसको स्मॉल और छोट मैनेजेबल एक्टिविटीज़ में बना दो और जो भी सिमिलर नेचर के उनको ग्रुप कर दो, जैसे डिपार्टमेंट्स बना दो। जैसे मान लो सपोज करो प्लानिंग करनी है, आपको परचेज डिपार्टमेंट है तो जितना भी परचेज डिपार्टमेंट के वो एक्टिविटीज़ है उनको क्लब करके ग्रुप बना दो, परचेज डिपार्टमेंट जिसे कहेंगे। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज असाइन कर दो। जो भी आपने प्लान्स अलोकेट करी है जॉब्स बता दो कि उनका जो भी स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज है ताकि अपने वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अच्छे से काम कर सके। एस्टेब्लिश कर दो अथॉरिटी और रिपोर्ट करनी होती है रिलेशनशिप। हमने उनको जॉब दे दी तो एक अथॉरिटी आ जाती है उनके पास कि उनको ये काम कंप्लीट करना है और उनको किसको सबमिट करना है। जैसे ऐसा तो नहीं है कि आपके भी स्कूल टीचर्स हो गए, ट्यूशन टीचर्स हो गए, तो आप जाके उनको बताते हो ना मेरे इतने मार्क्स आए, घर पे पेरेंट्स आप उनको अकाउंटेबल होते हो कि यहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो उनको रिपोर्ट भी करना होता है। अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ऑर्गेनाइजिंग की सबसे पहले हेल्प करती है स्पेशलाइजेशन में। कैसे? क्योंकि जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क मिलेगा इंडिविजुअल्स को। ये क्लैरिटी दे देती है कि कौन बंदा क्या काम करेगा, किसका कौन हेड होगा, हिरार्किकल ऑर्डर क्या है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्सेज का। ये पॉइंट सब हर फंक्शन में कॉमन लिख सकते हो आप। डुप्लीकेट नहीं होता वर्क, सबको पता होता है कि कौन काम क्या करेगा, वेस्टेज कम होती है। एडेप्टेशन टू चेंज, इसको हम अगर कोई बंदा काम अच्छे से नहीं कर रहा तो हम उसको अलग डिपार्टमेंट में भेज सकते हैं ताकि चेंजेस वो अच्छे से स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। डेवलपमेंट होता है पर्सनल का, क्योंकि उसको पता है कि उसको क्या काम करना है, कैसे करना है। एक्सपेंशन ग्रोथ कर सकते हैं इससे, क्योंकि डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जितने भी हमारे चैलेंजेस आते हैं उसको देख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग करके। अब ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखा जैसे कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ग्रुप करना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि चार्ट बनाना कि कौन हेड होगा, कौन सब हेड होगा, कौन किसके अंडर आता है, वो सब बनाना। हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है और ये डिपेंड करता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है कि एक पर्सन के अंडर कितने लोग काम करते हैं। अगर वो सुपरवाइज कर रहा है तो उसके नीचे 50-60 लोग भी रख सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ वर्क कर रहा है तो उसके नीचे ज़्यादा लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो अच्छे से स्मूथ इफेक्ट मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अब हमको देखना है इसके टाइप्स क्या क्या है। तो दो टाइप के होते हैं ये, फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल होता है कोई ग्रुप कर दिया हमने सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़, जैसे परचेज डिपार्टमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने हेड बना दिया उसका। जैसे मैन्युफैक्चरिंग अलग कर दिया, मार्केटिंग अलग कर दिया, पर्सनल अलग कर दिया। तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो गए। इसके एडवांटेज हो गए स्पेशलाइजेशन होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट्स बन रखे हैं, जो जिसमें डिपार्टमेंट में काम स्किल्स अकॉर्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। ये हेल्प करती है, कंट्रोल अच्छा मिलेगा, कोऑर्डिनेशन बनाई होगी क्योंकि सब सिमिलर नेचर के काम कर रहे हैं। मैनेजरियल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी कम होगा, क्योंकि सबको पता है किसको क्या क्या काम करना है। और ये ट्रेनिंग करने में भी इजी होगा क्योंकि लिमिटेड काम करना है इनको और अपना सिर्फ फंक्शन करना है, तो उस पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होंगे। ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान ना दे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे ही हेड देता है। तो इसलिए इनका जैसे परचेस डिपार्टमेंट में बोलते हैं हमने परचेस तो अच्छे से करी,
फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा मैंने भी तो ठीक करा, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे अगर दोनों डिपार्टमेंट साथ मिलके काम ना करे तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और ये इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि समटाइम्स सेम स्किल आपकी ज़रूरी नहीं हो, ये नैरो भी कर देता है, आपको सेम तरीके का ही काम करना पड़ता है। अब देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर मोस्टली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस करती है, जैसे आईटीसी का आपने नाम सुना होगा। आईटीसी कितने सेक्टर्स में है, वो सिगरेट भी बनाती है, बिस्किट्स भी बनाती है, आटा भी बनाती है, पता नहीं क्या क्या बनाती है। तो हमने क्या करा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ना करके प्रोडक्ट के बेसिस पर ही कर दिए, जैसे बिस्किट का अलग कर दिया डिपार्टमेंट, आटे का अलग डिपार्टमेंट कर दिया, ऐसे। अब देखते हैं इसका एडवांटेज क्या क्या है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग करा है डिवाइड। जैसे देखो यहाँ पे कॉस्मेटिक, गारमेंट, फुटवेयर, स्किन केयर, तो इसके अंडर ये सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके ये जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने डिवाइड करा है। इसमें आप अकाउंटेबल कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये, एक्सपेंशन कर सकते हैं इससे बहुत सारा। अब इसमें डिसएडवांटेज देखते हैं क्या क्या है। डिसएडवांटेज ये है कि वो अपने डिपार्टमेंट पे काम फोकस कर देगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड नहीं करता। और इसमें कॉस्ट भी इंक्रीज होगी क्योंकि हर डिपार्टमेंट को सारे वर्क्स करने पड़ रहे हैं। जैसे जो हमने बिस्किट का बनाया, बिस्किट का अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा और आटे का अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, तो इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। ये इसका डिफरेंस बिटवीन दे रखा है, आप एक बार इसको रीड कर लेना। अब हमने पढ़ी डिविजनल एंड फंक्शनल। अब देखते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो होता है जो कि प्लान स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या आता है, जो भी आपका हायरार्की होती है उसके अकॉर्डिंग ही चलना। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। एडवांटेज ये फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाती है, कंफ्यूजन नहीं होता, एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है, और ये इफेक्टिव हेल्प करता है गोल्स अचीव करने में, स्टेबिलिटी बनाए रखता है। और लिमिटेशन क्या क्या है, डीले कर देता है प्रोसीजर, क्योंकि एक पर्टिकुलर चेन ऑफ कमांड हमें फॉलो करनी पड़ती है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन होती है क्योंकि इसमें हम टैलेंट को, क्रिएटिव टैलेंट को नहीं देते। जो भी पॉलिसीज होती है ध्यान नहीं देते क्रिएटिव टैलेंट पर, क्योंकि जो भी पॉलिसीज होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं बन पाता, क्योंकि फॉर्मल में सोचो आपका बॉस बोले बस आपको काम की बातें करनी है, तो एक वो हेल्दी रिलेशनशिप मैनेज नहीं हो पाता। इनफॉर्मल में आता है नेटवर्क और सोशल रिलेशनशिप, जो भी दो एम्प्लॉय आपस में जो भी बात करते हैं वो सब इसमें आती है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, इसमें प्रिस्क्राइब लाइंस नहीं फॉलो करनी पड़ती, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी पहुंचती है। और इसमें सोशल नीड्स पता लगती है लोगों की, जैसे जो भी दो लोग दोस्त बना सकते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, तो एक अपनापन लगता है, बिलोंगिंगनेस लगती है ऑर्गेनाइजेशन से। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज में आ जाएगा रूमर्स स्प्रेड हो सकती है काफ़ी सारी, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है, इसमें पता नहीं लगता कि आपको किसने क्या बात करी। अब है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है कि एक मैनेजर पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, तो वो क्या करता है, अपनी एक्टिविटी डेलीगेट कर देता है। इसका मतलब जैसे आपको कोई भी इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज़ हो गए उसके, तो मैनेजर अपना काम दे देगा कि ये काम तू कर दे, तो इसमें मैनेजर के पास बस वो डेलीगेट करता है, लेकिन वो हमेशा अकाउंटेबल होगा। जो मैनेजर का बॉस होगा वो मैनेजर को बोल सकता है तूने ये काम क्यों नहीं करा। मैनेजर ऐसा नहीं बोल सकता मैंने तो इस काम इसको दे दिया था, तो इसकी जिम्मेदारी है। मैनेजर हमेशा अकाउंटेबल रहेगा। इसमें 3 चीज़ें आती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी में मतलब होता है कि अगर काम क्या करना है, जैसे उसने जो भी काम दिया वो क्या काम है, किस किस में अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर तूने काम दिया है तो उसको पावर भी तो दे। जैसे मान लो अपने उसने दिया है कि परचेज डिपार्टमेंट का सेल्स का वो ट्रैक करके क्या क्या उसने परचेजेस करी है, तो उसको लॉगिन आईडी तो दे, पासवर्ड तो दे कि हाँ वो ये काम कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी, इसमें हमेशा मैनेजर अकाउंटेबल रहेगा, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं छोड़ सकता। तो इसके देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या है। इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा,
लोड पड़ रहा था उस पर, तो हम थोड़ा सा वो काम दे देगा तो वो और अच्छे से काम कर सकता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि उसके मैनेजर ने काम दिया, अगर वो काम अच्छे से कर देगा मैनेजर और इम्प्रेस हो जाएगा, और उसका खुद का भी लीडर स्किल बनती है, और अच्छा काम कर पाएगा, वो स्किल्स डेवलप करता है। मोटिवेशन मिलता है एम्प्लॉय के कि हाँ ये मैनेजर मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, अगर दोनों एक दूसरे के काम कर देंगे तो एक काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। अब देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि हमने सब पूरी एक्टिविटीज़ को ही डिवाइड कर दिया। डेलीगेशन से कैसे डिफरेंट है, इसमें मैनेजर डेलीगेट करता था। डिसेंट्रलाइज में क्या है, हमने एक्टिविटीज़ को ही स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको भी इनिशिएटिव मिलता है कि आप भी डिसीजन लो, उनको फ्रीडम रहती है, तो जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैनेजरियल टैलेंट को भी ये बढ़ावा देता है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि हमने सबऑर्डिनेट्स को भी पावर दे दी कि तू भी डिसाइड कर सकता है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, तो उनको अगर कुछ चाहिए हो तो वो बस खुद फैसला लेके वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ दे देता है, क्योंकि उनमें बर्डन कम पड़ जाता है। अगर हमने डिसेंट्रलाइज कर दिया तो हर चीज़ टॉप डिपार्टमेंट से पूछने की नीड नहीं पड़ती, सबऑर्डिनेट से खुद फैसला कर सकते हैं। ग्रोथ में भी हेल्प करता है ये कंपनी की। कंट्रोल और अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर दिया, तो अकाउंटेबल होते हैं वो रिजल्ट के। अगर वो अकाउंटेबल होते हैं तो वो और अच्छा काम करके देंगे। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। तो बस इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 5 भी ख़त्म होता है ऑर्गेनाइजिंग का। बस एक बार इसको रीड कर लेना एनसीईआरटी से, और बस आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। तो बस आपको कोई भी डाउट लगे तो मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू गाइस।